हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, एसी और डीसी करेंट, विद्युत शक्ति और साथ ही समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के माध्यम से हम किन्हीं दो आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि कोई आवेश दिया गया है, पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। यदि ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, यह मान हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के माध्यम से ज्ञात करते हैं। यदि कोई दो आवेश सजातीय आवेश हैं तो उनके मध्य में प्रतिकर्षण होगा, जबकि विजातीय आवेश के मध्य में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस परिभाषा के माध्यम से हम जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ परिभाषा दी गई है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यशील आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के जो परिणाम होते हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी यहाँ पर r दी गई है, तो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यह जो बराबर होता है वह होता है बल के। यह आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है। परिभाषा के अनुसार जो बल होता है वह उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब हम इन दोनों के बीच के समानुपात को हटाते हैं तो हमें एक नियतांक प्राप्त होता है जिसे K से प्रदर्शित किया जाता है। इन दोनों आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है वह आवेशों के बीच के माध्यम और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अगला हम पढ़ते हैं कि एकांक आवेश क्या होती है। तो एकांक आवेश समान परिणाम के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो वे एक दूसरे को 1 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसमें जो आवेश होता है प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहा जाता है। यहाँ पर दो आवेश दी गई होती है और यह आवेश अगर सजातीय है, सजातीय होने की स्थिति में इन दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण होगा। यदि कोई दो आवेश सजातीय आवेश दी गई होती है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर होती है, 1 न्यूटन प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहा जाता है। अगला हम पढ़ते हैं कि ठंडे दिनों में कार के इंजन चालू नहीं होता, यह किस कारण से होता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब इंजन का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह बहुत अधिक हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध अर्थात रुकावट की स्थिति में ठंडे दिनों में कार के इंजन जो है आसानी से चालू नहीं होते हैं। अगला हम देखते हैं कि जब हम विद्युत हीटर का यूज करते हैं तो हमारे घर की जो बल्ब होती है उसकी रोशनी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम हीटर का यूज करते हैं तो हीटर के द्वारा अत्यधिक उच्च धारा का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे घर के सभी उपकरण जो है समांतर श्रेणी में लगे होते हैं। तो समांतर श्रेणी में लगे होने की स्थिति में यहाँ पर हम समांतर श्रेणी देख लेते हैं तो यहाँ पर जो है हीटर लगा है, यहाँ पर जो है विद्युत बल्ब लगा है। तो यहाँ पर जो है अगर धारा यहाँ से प्रवाहित होगी तो धारा दो भागों में बढ़ जाएगी और विद्युत हीटर के द्वारा अधिक धारा यूज होती है, जबकि जो बल्ब होती है उसमें जो प्रवाहित धारा होती है वह न्यूनतम होती है। इस स्थिति में जो बल्ब होती है कम रोशनी से जलती है। हम इसे जानते हैं कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब हम पढ़ते हैं कि स्थिर विद्युत और धारा विद्युत क्या होती है। स्थिर विद्युत उस विद्युत को कहा जाता है जिसमें जो विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत को जब हम बहने नहीं देते तो वह स्थिर विद्युत होती है। जैसे कि अगर हम बैटरी में विद्युत को स्टोर करके रखते हैं तो वह होती है स्थिर विद्युत। जबकि धारा विद्युत क्या होती है? अगर हम धारा को बहने देते हैं तो वह होती है धारा विद्युत। विद्युत क्षेत्र क्या होती है? अगर कोई चालक तार दी गई होती है, उसमें विद्युत प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर के जो क्षेत्र होती है जहाँ पर विद्युत का प्रभाव देखा जा सकता है तो उस क्षेत्र को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। ये सभी फैक्चुअल हैं, ये सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इसे हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं कि कांच की जो छड़ होती है उसे रेशम के कपड़े में रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होगा वह होगा धन आवेश। अगला दिया गया है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह लंबाई, चालक के ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार चालक की लंबाई, उसका ताप और उसके पदार्थ की प्रकृति के आधार पर प्रतिरोध प्रभावित होता है। यह पीएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा।
तो जो तुल्य प्रतिरोध होती है वह संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध से कम होती है। अर्थात मान लेते हैं हम यहाँ पर R1 R2 दो प्रतिरोध लेते हैं, अगर ये दोनों आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा RE, इसका मान जो है हमेशा संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। ये जो R1 है वह न्यूनतम प्रतिरोध होगा, तो इसके मान से हमेशा ये जो RE होगा वह कम होगा। टंगस्टन धातु जो कि बल्ब में यूज होती है उसका गलनांक उच्च होता है और उसकी प्रतिरोधकता भी उच्च होती है, जिसके कारण वह गलता नहीं है और उसमें अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन एकत्रित होते हैं और इलेक्ट्रॉन एकत्रित होने के कारण उसमें ऊष्मा एकत्रित होती है और वह ऊष्मा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। मान लेते हैं कोई उपकरण दी गई होती है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है कि वह कितनी सीमा तक किसी विद्युत धारा को धारण कर सकता है, किसी विद्युत धारा को उपयोग कर सकता है। परंतु यदि किसी स्थिति में इसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अतिभारण। जो उसकी क्षमता होती है उससे अधिक धारा प्रवाहित होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अतिभारण। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यह भी दो प्रश्न बन सकते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सजातीय आवेश दिया गया हो तो उनके बीच में किस प्रकार का बल कार्य करेगा। तो अगर सजातीय आवेश है तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है और अगर विजातीय आवेश है तो उसमें आकर्षण बल कार्य करेगा। दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके पश्चात हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि जब एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो 2 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। यहाँ पर दिया गया है जो करेंट है I, उसका मान दिया गया है 5 एम्पियर। अगला दिया गया है कि 2 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, अर्थात हमें यहाँ पर Q का मान ज्ञात करना है, आवेश का मान, और हमें जो समय दिया गया है वह दिया गया है 2 मिनट। तो जो 2 मिनट है उसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट में जो टोटल होगा वह होगा 120 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो यहाँ पर 120 सेकंड प्राप्त हुआ। हमें ज्ञात करना है कि आवेश का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं जो धारा होती है वह होती है आवेश प्रवाह की दर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं Q/T। तो I इक्वल टू होगा, Q का मान हमें ज्ञात करना है जबकि T का मान दिया गया है 120 और यहाँ पर जो I का मान है वह दिया गया है 5 एम्पियर। तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें जो Q का मान ज्ञात होगा, तो तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 600, अर्थात जो आवेश का मान है वह 600 है। अगला हम विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत शक्ति क्या होती है, तो किसी परिपथ में विद्युत किस दर से व्यय हो रही है उसे उसकी विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। हमारा जो घर होता है उसमें जो विद्युत व्यय होती है उसे भी वाट में प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू होता है V इंटू आई। यहाँ पर जो V है वह है विभवांतर और I जो होती है वह होती है करंट। यहाँ पर P जो है शक्ति होती है। तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सीधा अगर हमें विभवांतर का मान दिया, धारा का मान दिया गया है तो हम सीधा निकाल सकते हैं कि उसकी शक्ति क्या होगी। घरों में हम जो उपकरण यूज करते हैं तो हमारे जो घर का बिजली बिल आता है वह हमेशा किलोवाट आवर में होता है। इसे एक यूनिट कहा जाता है। तो किलोवाट आवर या विद्युत यूनिट क्या होती है, तो परिपथ में 1000 वाट के उपकरण 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करती है तो उसे कहा जाता है 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट। यहाँ पर किलोवाट आवर जो है दो चीज़ों से बना है। सबसे पहले किलोवाट अर्थात जो शक्ति की यूनिट है, कितना समय तक व्यय होता है, तो इन दोनों को मिलकर बनता है यूनिट, अर्थात उपकरण की शक्ति कितनी है और कितने समय तक खर्च हुआ है। अगर हम इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यूनिट, और इसी यूनिट में अगर हम प्रति यूनिट जो विद्युत का खर्च है उसे गुणा कर देंगे तो हमें जो विद्युत का जो खर्च है वह हमें ज्ञात हो जाएगा कि मासिक खर्च कितना होगा। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। प्रश्न में दिया रहेगा कि कोई उपकरण दी गई है जिसका शक्ति इतना है जबकि वह इतने मिनट या इतने घंटे तक उपयोग में लाया जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई। और साथ ही अगर हमें प्रति यूनिट बिजली खर्च की राशि दी गई होती है तो इसमें हम गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 यूनिट बिजली खर्च हो रही है और प्रति यूनिट बिजली का जो बिल है वह 5 रुपये है, तो इससे हम गुणा करके निकाल सकते हैं कि जो टोटल बिजली बिल होगा वह 50 रुपये होगा। इस पर आधारित न्यूमेरिकल को हम आगे देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि एसी और डीसी करंट क्या होती है। एसी करंट होती है अल्टरनेटिव करंट, जबकि डीसी करंट को कहते हैं डायरेक्ट करंट।
अल्टरनेटिव करंट जो है इसमें आवृत्ति होती है, यह इस रूप में प्रवाहित होती है। डीसी करंट होती है वह डायरेक्ट प्रवाहित होती है, इसमें आवृत्ति नहीं होती है। डीसी करंट की आवृत्ति जो है वह 0 हर्ट्ज होती है। एसी करंट में केवल ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जबकि डीसी करंट में ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभाव दर्शाती है। इन दोनों के अंतर को हमें याद रखना है कि ऊष्मीय प्रभाव केवल एसी करंट में होता है, जबकि डीसी करंट में ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभाव दर्शाती है। एसी करंट का जो परिणाम और दिशा होती है वह समय के साथ निरंतर बदलती है। आप देख सकते हैं इसकी जो परिणाम और दिशा जो है वह समय के साथ बदलती रहती है, जबकि जो डायरेक्ट करंट होती है उसके जो परिणाम होता है वह परिवर्तित या अपरिवर्तित हो सकता है, परंतु इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है। यह केवल इस दिशा में, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, जबकि एसी करंट की दिशा परिवर्तित होती है। एसी करंट का यूज हम ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त करते हैं, जबकि हम डीसी करंट को ट्रांसफार्मर में उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पर एक अन्य प्रश्न बनता है कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के करंट का यूज किया जाता है। अर्थात जो ट्रांसफार्मर है वह एसी करंट पर कार्य करता है और एसी करंट के माध्यम से विद्युत लेपन में इससे प्रयुक्त नहीं की जाती, साथ ही विद्युत चुंबक बनाने के लिए भी इसका उपयोग नहीं की जाती। इन दोनों बिंदुओं को याद रखना है कि विद्युत लेपन में एसी करंट का यूज नहीं होता है और साथ ही विद्युत चुंबक बनाने के लिए भी एसी करंट का यूज नहीं होता है। एसी करंट अल्टरनेटिव करंट अधिक खतरनाक होती है और जो घरों में हम प्रत्यावर्ती धारा उपयोग करते हैं वह उसमें यूज होता है 5 एम्पियर के फ्यूज तार का यूज। हम आगे फ्यूज तार के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूज तार क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें कितने एम्पियर के फ्यूज तार का उपयोग होता है, तो उसमें जो है 5 एम्पियर के फ्यूज तार का उपयोग होता है। घरों में जो है 220 वोल्ट और कितनी आवृत्ति की धारा उपयोग होती है, तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति की धारा उपयोग होती है। यहाँ पर जो अल्टरनेटिव करंट होती है, चक्रों की संख्या वह जो है 50 हर्ट्ज होती है। इस बिंदु को हमें याद रखना है कि अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है, जबकि जो डीसी करंट होती है उसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है, जबकि इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। फ्यूज उपयोग करते हैं वह होती है 5 एम्पियर की फ्यूज। इन दोनों के अंतर को याद रखना है कि एसी करंट में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जबकि डीसी करंट में ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभाव को दर्शाती है। एसी करंट में परिणाम और दिशा में निरंतर बदलती रहती है, जबकि डीसी करंट में परिणाम परिवर्तित या अपरिवर्तित हो सकती है, परंतु इसकी दिशा निश्चित होती है, परिवर्तित नहीं होती। ट्रांसफार्मर में एसी करंट का उपयोग किया जाता है, विद्युत लेपन में प्रयुक्त नहीं की जा सकती, साथ ही विद्युत चुंबक बनाने के लिए भी एसी करंट का उपयोग नहीं किया जाता। जबकि डीसी करंट होती है उसका उपयोग विद्युत लेपन और विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जा सकता है। एसी करंट अधिक खतरनाक होती है। साथ ही घरों में प्रयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा में जो फ्यूज होती है वह 5 एम्पियर की होती है, जो वोल्ट होता है वह 220 वोल्ट होता है, आवृत्ति होती है वह 50 हर्ट्ज की आवृत्ति भारत में उपयोग की जाती है। जबकि जो दिष्ट धारा होती है उसमें जो आवृत्ति होती है वह 0 हर्ट्ज होती है, मतलब इसमें चक्र होते ही नहीं हैं, मतलब इसकी जो आवृत्ति होगी वह 0 होगी, चक्रों की संख्या 0 होगी। अगला हम पढ़ते हैं कि अतिभारण क्या होती है। हमने अभी पढ़ा कि कोई उपकरण होती है जिसकी क्षमता निश्चित होती है, लेकिन अगर हम क्षमता से अधिक विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करेंगे तो इस स्थिति को कहते हैं अतिभारण। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित हम कुछ उपकरणों को देख लेते हैं कि घरेलू संयंत्र में जो हीटर होती है, प्रेस होती है, जल तापक होती है और ओवन होती है, ये सभी विद्युत धारा की उसमें प्रभाव पर आधारित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से हीटर, प्रेस, जल तापक और ओवन में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित की जाती है और उसका ताप बढ़ जाता है, जिसका उपयोग मनुष्य जनित कार्यों के लिए किया जाता है। चालक के ताप बढ़ने से चालक की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और उसके माध्यम से विद्युत का प्रवाह होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी गति उत्पन्न हो जाती है और उस गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। गतिज ऊर्जा जब किसी परमाणु में प्रतिरोध के कारण रुकती है, टकराती है, तो जो गतिज ऊर्जा होती है उसका ह्रास हो जाता है और वही गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इसी ऊष्मा ऊर्जा के माध्यम से हीटर, प्रेस, जल तापक और ओवन ये सभी गर्म हो जाते हैं और इसी ऊष्मा का उपयोग मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं कि लघुपतन या शॉर्ट सर्किट क्या होती है। अगर कोई दो तार किसी कारणवश से आपस में जुड़ जाती हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जो प्रतिरोध होती है वह शून्य हो जाती है और अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर हमारे घर के जो अन्य उपकरण होते हैं उसमें भी अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण जो घर के अन्य उपकरण होते हैं उसमें भी क्षति उत्पन्न होती है। इसी क्षति को रोकने के लिए हम घरों में फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। फ्यूज तार
एक कम गलनांक युक्त धातु की बनी होती है, जिसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह गल जाता है और संपर्क टूट जाने से विद्युत का प्रवाह रुक जाता है। फ्यूज तार के लिए सीसा, तांबा और टिन मिश्र धातु का बना होता है। इसे हमें याद रखना है कि फ्यूज तार सीसा, तांबा और टिन के मिश्र धातु का बना होता है। घरों में हम 3 वायर यूज करते हैं, जिसमें से 2 तार उदासीन तार होते हैं, जबकि एक तार जो है भूसंपर्क तार होता है। तो यह जो भूसंपर्क तार होता है वह हरे रंग का होता है। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे मेंशन किया है। भूसंपर्क तार और उदासीन तार में जो विभव का अंतर होता है, उसके कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का विभव होता है वह 0 होती है, जबकि कोई उपकरण है उसका विभव उच्च होता है। तो विद्युत हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो एक तार जो होता है वह भूसंपर्क से होता है, जबकि दूसरा तार होता है वह उदासीन तार होता है। इन दोनों तारों के मध्य में विभव के अंतर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमारे शरीर में भी विद्युत सिग्नल उत्पन्न होती है। तो यह कैसे उत्पन्न होती है? हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें पोटेशियम और सोडियम के जो आयन होते हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन के कारण यह सिग्नल उत्पन्न होते हैं, और इसी सिग्नल के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचती है, और मस्तिष्क से हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक उसकी अनुक्रिया पहुंचती है। हमें इसे याद रखना है कि जो विद्युत सिग्नल होती है वह पोटेशियम और सोडियम आयन की सांद्रता में अंतर के कारण होता है। शरीर के विभिन्न भागों में संदेश भेजने के लिए इसी विद्युत सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक संदेश पहुंचती है, और उसकी जो अनुक्रिया होती है वह वापस मस्तिष्क से उस अंग तक पहुँचती है। विद्युत लैंप में जो तंतु उपयोग किया जाता है वह होता है टंगस्टन और एबोनाइट धातु का बना होता है। इसे हमें याद रखना है कि जो विद्युत लैंप होती है उसकी जो तंतु होती है वह टंगस्टन और एबोनाइट धातु की बनी होती है। ये सभी हम 1 लाइनर देख रहे हैं। यह सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जिसे हमने यहाँ पर दर्शाया है। अगला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस हम यूज करते हैं उसमें जो नाइक्रोम धातु यूज होता है। तो नाइक्रोम धातु जो है निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज और साथ में लोहे, इन सभी का मिश्रण होता है, इन सभी का मिश्रित धातु होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस में जो गर्म होती है वह नाइक्रोम होती है। नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और उसमें कुछ मात्रा में लोहा होता है, और इन सभी के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है। अगला हम शक्ति पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि एक विद्युत हीटर की जो शक्ति है वह 4 किलोवाट है, और उसकी जो वोल्टता है वह 220 वोल्ट है। तो गणना कीजिए कि धारा का परिणाम क्या होगा और हीटर का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो शक्ति है, शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति का मान दिया गया है 4 किलोवाट, जबकि जो वोल्टता है वह दी गई है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि जो धारा का परिणाम क्या है, मतलब I क्या होगी, और अगला दिया गया है कि प्रतिरोध क्या होगा, मतलब जो हीटर का R है उसे हम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो शक्ति होती है P = होता है V × I, मतलब यह विभवांतर और जो धारा होती है उसके गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि धारा का मान क्या होगा। यहाँ पर P का मान 4 किलोवाट दिया गया है, तो इसे हम नॉर्मली वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1000 वाट का 1 किलोवाट होता है, तो यहाँ 4 किलोवाट का 4000 वाट होगा। इक्वल टू V का मान प्रश्न में दिया गया है 220 वोल्ट, और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है I का मान। इसे हम नीचे ले आएंगे तो हमें प्राप्त होगा I का मान। यहाँ पर हमें I का मान ज्ञात होगा, प्रश्न में V का मान दिया गया है। तो अगर हमें I और V का मान पता है तो हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ओम का नियम होता है V = IR, तो वहाँ पर हम V और I का मान रखेंगे तो हमें प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, परंतु अगर हमें पता है तभी यह आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि विद्युत खर्च पर आधारित है कि जो मासिक विद्युत खर्च होगा वह कितना होगा। तो प्रश्न में दिया गया है कि एक घर में प्रतिदिन 40 वाट के 5 ट्यूबलाइट, 6 घंटे, 100 वाट के 2 बल्ब, 5 घंटे और 60 वाट के 5 पंखे 8 घंटे जलते हैं। तो इस घर में एक महीने में कितना खर्च आएगा यदि 1 यूनिट बिजली का खर्च जो है 80 पैसे है। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि एक 40 वाट है। हम जानते हैं यूनिट होता है किलोवाट आवर, तो यहाँ पर हमें ऐसी व्यवस्था करना है, किलोवाट मतलब यूनिट है, किलोवाट और आवर मतलब होता है समय। तो इन दोनों को हमें गुणा करना है। सबसे पहले हमें दिया है वाट, यहाँ पर हम वाट लिख लिए। ये जो है एक ट्यूबलाइट का है, यहाँ पर 5 ट्यूबलाइट दी गई है, मतलब टोटल 5 ट्यूबलाइट के द्वारा कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, कितना वाट उपयोग होगा, ये हम ज्ञात कर लिए। उसके पश्चात दिया गया है कि यह जो है समय दिया गया है 6 घंटा, यह जो है 6 घंटा जलता है। अगला दिया है 100 वाट का 2 बल्ब है, 100 वाट के जो 2 बल्ब हैं
वह कितने समय जलते हैं, वह 5 घंटे जलते हैं। अगला दिया है 60 वाट के 5 पंखे हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60 वाट के 5 पंखे हैं और यह कितने समय तक चलते हैं, यह 8 घंटे तक चलते हैं। इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। इन सभी का मान ज्ञात करने के पश्चात हम इसे जोड़ देंगे, तो जो प्राप्त होगा वह होगा किलोवाट आवर, अर्थात यह जो प्राप्त होगा वह होगा एक दिन का कितना खर्च होगा। अगर हम 5 ट्यूबलाइट जलाते हैं 6 घंटे, 2 बल्ब जलाते हैं 5 घंटे और जो 5 पंखे हैं उसे हम 8 घंटे चलाते हैं, तो इससे हमें प्राप्त होगा कि एक दिन में कितना यूनिट खर्च होगा। तो जो यूनिट प्राप्त होगा उसमें अगर हम 30 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि एक महीने में कितने यूनिट खर्च होगा। तो इसे हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1200, जबकि इसे गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा ये 10 और इसे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1000। इसे हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा, इससे हमें प्राप्त होगा 300 और 300 को हम 8 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2400। इसे हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 6 और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4। तो एक दिन का जो टोटल यूनिट है वह हमें प्राप्त हुआ 4.6। यह जो है वाट में दिया गया है, तो इसे हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक दिन में इतना प्राप्त हुआ, तो इसे हम 30 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि एक महीने में कितना बिजली खर्च हो रही है। 30 दिन में कुल कितना यूनिट बिजली खर्च होगा। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक यूनिट बिजली का मूल्य 80 पैसे है। तो अगर हम ये जो यूनिट है 30 दिन का 80 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि एक महीने में कितना बिजली खर्च आएगा। जो प्राप्त होगा वह जो है पैसे में प्राप्त होगा, तो उसे हम रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि एक महीने में कुल कितना विद्युत खर्च होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें बस यूनिट याद रखना है, किलोवाट आवर। किलोवाट मतलब जो वाट है उसे लिख लेंगे, वह कितना घंटा चला उसे लिख लेंगे और कितने उपकरण हैं उसे लिख लेंगे। इन तीनों को लिखेंगे, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, सबको जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि एक दिन में कितना यूनिट बिजली आ रहा है। उसके पश्चात अगर हम इसे 30 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि एक महीने में कुल कितनी बिजली खर्च होगी। एक महीने की अगर हमें कुल यूनिट प्राप्त है तो एक यूनिट का अगर खर्च 80 पैसे है तो कुल यूनिट का खर्च हम गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि के माध्यम से हम एक महीने में विद्युत खर्च ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मानव मस्तिष्क की संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले।